वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आपको ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। ऑन एयर हमारी गुफ्तगू हमारे मेहमानों से काफ़ी इंफॉर्मेटिव चल रही है, बहुत कुछ जानने का मौका मिल रहा है और ऑफ स्क्रीन भी ऑफ एयर भी इनसे भी बड़ी ज़बरदस्त हेल्थ से मुतालिक बातचीत हमारी गपशप जारी है। डॉक्टर उमर जो हैं वो उन्होंने हमें अलविदा कहना है जी। इस ब्रेक में उन्होंने जाना है क्योंकि उनका क्लिनिक भी है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम उनसे जितना इस वक्त बात कर सकते हैं वो जान। डॉक्टर साहब, नी स्पोर्ट इंजरी के बारे में भी हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बताएगा कि इसमें कैसे ट्रीट किया जाता है और क्या प्लेयर्स दोबारा इन फील्ड जा सकते हैं? जी देखिए, नी की जो सबसे कॉमनेस्ट इंजरी पूरी दुनिया में होती है उसको कहते हैं लिगामेंट इंजरी। नी जॉइंट के अंदर जो दो कॉमनेस्ट लिगामेंट होते हैं, एक को कहते हैं ACL, एक को कहते हैं PCL। ACL का मतलब होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पीछे वाले को कहते हैं पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। वो वर्ड से ही समझ आ रहा है, एंटीरियर का मतलब आगे वाला, पोस्टीरियर का मतलब पीछे वाला। तो जब आगे वाला लिगामेंट टूटता है, खास तौर पे हमारे यंग लड़के जो इतनी क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल का तो अब बेइंतहा क्रेज है, तो अक्सर उनकी टांग मुड़ती है, वो एक ऑकवर्ड पोजीशन में लैंड करते हैं और उनकी टांग पिवट करती है। जब पिवट करती है तो लिगामेंट टूट जाता है। टूटने के बाद वो अचानक गिर जाते हैं, जो अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, और उनकी टांग सूज जाती है। 2, 4, 8 दिन वो टांग सूजी के साथ चलते रहते हैं। हमारे यहाँ अवेयरनेस तो है नहीं। जब स्वेलिंग कम होती है वो दोबारा थोड़ी सी फिजियो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दोबारा ग्राउंड में उतरते हुए बॉलिंग कराते हैं, फिर गिर जाते हैं। ये करते करते उस टाइम तक वो करते रहते हैं जब तक वो गूगल में सर्च नहीं करते कि मेरा मसला क्या है, दोस्तों से नहीं पूछते। उस टाइम तक अनफॉर्चुनेटली नी के अंदर जो और स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको कहते हैं मिनिस्कस, जो शॉक ऑब्जर्वर है, कार्टिलेज, वो भी डैमेज हो चुके होते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने एक तो इंजरी प्रिवेंशन के बारे में सीखना है कि जंप मारने के टाइम लैंड कैसे करना है। मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, बायोमैकेनिक्स ऑफ द नी, जो कि बहुत पॉपुलर हुई सोशल मीडिया पे। उसमें मैंने बड़ा बेसिक तरीका बताया कि अगर एक इंसान ऊपर से नीचे छलांग मार रहा है और वो सीधी टांग पे लैंड करेगा तो उसका रिस्क ऑफ नी इंजरी बहुत ज्यादा है, बनिस्बत वही इंसान जब लैंड करता है और बेंड करके गिरेगा, टांगों को हल्का सा उसने बेंड किया और गिरा, उसकी नी इंजरी का रिस्क कम है। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें जो हम लोग कि उनको ये बात पता होना चाहिए, या जो बच्चे भी स्पोर्ट्स में हैं और जिनकी माएँ या बच्चे अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो उसके लिए बड़ी जबरदस्त टिप भी आपने बताया है, बल्कि ये पता होना चाहिए, कॉमन बातें। तो ये 2-3 चीजें इतना डिफरेंस ले आती हैं कि जब लड़का गिरता है तो बचता है, लेकिन इंजरी से आप बच सकते हैं। अब जहां तक ताल्लुक है कि जब इंजरी हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, अब इतनी एडवांसेस बढ़ गई हैं कि ये डे केस प्रोसीजर है। पेशेंट आते हैं, मैं उनको क्लिनिकल एग्जामिन करता हूं, MRI स्कैन कराता हूं। अगर उनका लिगामेंट डैमेज है तो मैं बगैर घुटना खोले, जिसको कहते हैं की होल सर्जरी, उससे उनका लिगामेंट रिकंस्ट्रक्ट करता हूं और नेक्स्ट डे वॉक करके घर चले जाते हैं। 6 वीक्स में साइकिलिंग, 3 मंथ्स में रनिंग और 6 to 8 मंथ्स के अंदर वो दोबारा उसी कंपेटिटिव स्पोर्ट्स पे आ जाते हैं जो पहले खेल रहे थे। एंड आई डू बिटवीन 800 to 1500 सर्जरीज अ ईयर। ये मेरा वॉल्यूम है इन अ डे। डॉक्टर साहब, इसलिए आपके लिए कॉल्स भी बहुत ज्यादा हमें आ रही हैं और अभी एक और कॉलर हमारे साथ सरवत ने हमें कॉल की है, तो देखते हैं जनाब सरवत क्या पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवत जी। वालेकुम सलाम नदिया, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सरवत, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जबरदस्त आपका शो जा रहा है आज का, और ये बहुत मैं दिनों बाद देख रही हूँ। आपके फंकी किस्म के शोज होते हैं, लेकिन आज बड़ा आपका सीरियस किस्म का शो हो रहा है और आज आपकी पसंद का। और देखिए, इसलिए हमने आज का ये शो रखा है ना इतना इन्फॉर्मेटिव कि सरवत दोबारा जो है वो ट्यून इन करे। जी, और आप मुझे अपने शो में बुलाएं। बिल्कुल जनाब, क्यों नहीं। वैसे रखेंगे किसी दिन हम लोग इसी तरह का कोई पैटर्न रखेंगे कि हमारे जो शो के फॉलोअर्स हैं उनको हम ले सके सबको। अच्छा सरवत, कुछ पूछेंगे? हमारे पास इतने एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल पूछना चाहती हूँ सबसे। सारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स आज आपने बुलाए हैं, एक्सपर्ट। मुझे ये बताएं, 40s के बाद अगर मेनोपॉज आना हो और आपको सिम्टम्स कोई ना हो, और कुछ लेडीज डर जाती हैं और दर्दें भी शुरू हो जाती हैं, और जिनको कोई दर्दें भी नहीं हो रही होती, उनको कोई विटामिन शुरू करने चाहिए 50 तक पहुंचते, और ये कब तक होते हैं मतलब लेडीज में? ठीक है सरवत, इसका ऑन एयर जवाब डॉक्टर सहर से हम लाजमी। डॉक्टर साहब, अभी दूसरी कॉल आ चुकी है। शुक्रिया सरवत, आपने कॉल की। अच्छा, मैं दोनों पॉइंट्स को कवर करूंगी। एक, मेनोपॉजल सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए आपको कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, और एक मेनोपॉज होने की वजह से जो आपका एस्ट्रोजन कम होता है और जो बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है, तो आपको कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। मेनोपॉजल सिम्टम्स रिड्यूस करने के लिए आपको जो सप्लीमेंट्स लेने चाहिए वो बेसिकली आपको बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन लेने चाहिए। आपके पास 8 या 9 टाइप के बी वाइटामिन होते हैं। उनका जो कॉम्प्लेक्स वाइटामिन सप्लीमेंट होता है जिसमें सारे टाइप के बी वाइटामिन कवर हो जाते हैं, आपको वो लेने चाहिए। और उसके साथ आपको आयरन सप्लीमेंट जो है वो अलग से लेना चाहिए।
उसके अलावा जो अब मैं सप्लीमेंट्स बताने लगी हूँ बोन के लिए, वो आपके मेनोपॉजल सिम्टम्स भी कम करते हैं और मेनोपॉज की वजह से जो बोन के इश्यूज होते हैं उसको भी कम करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, अगर आपकी गट की हेल्थ अच्छी होगी तो आप जो मिनरल्स जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उसकी डाइजेशन अच्छी होगी। हमें आफ्टर 40-45 सप्लीमेंटेशन चाहिए डाइजेशन जज़ब करने की, पार मिनरल्स को अच्छी करने के लिए। तो प्रोबायोटिक्स एटलीस्ट 50 बिलियन गुड बैक्टीरियल स्ट्रेन्स, या जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं 50 बिलियन CFU वाले प्रोबायोटिक्स दिन में 2 लेने चाहिए, एक नाश्ते के बाद, एक रात के खाने के बाद। इसके साथ साथ आपको मल्टा एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस लेने चाहिए, यानी वो सारे खाने, वो सारी ग़िज़ाएं जो अब मैं लूंगी मेरी बॉडी से, उसमें से अच्छे न्यूट्रिएंट्स वो जो सप्लीमेंट्स है उसको निकाल के मेरी बॉडी को देंगे। तो वो भी आपको दिन में एक नाश्ते के बाद 30 मिनट बाद, एक रात के खाने के बाद लेना चाहिए। इसके अलावा वो पिछले क्वेश्चन का भी आंसर दे देते हैं, जिनको आर्थराइटिस की पेन थी, आर्थराइटिस की इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए जो आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए वो 2 होते हैं। एक होते हैं आपके पास टार्ट चेरी एक्सट्रैक्ट्स, ये जो आपके पास बेरीज के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एंथ्रोसायनिन्स होते हैं, वो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। और दूसरे जो आपको सप्लीमेंट लेने चाहिए वो होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक तीर से 2 शिकार करते हैं। एक तो आपके पास विटामिन डी की डोज भी प्रोवाइड करते हैं, अगर आप उसको नॉन वीगन सोर्स से खानों में होंगे और मैं किन किन खानों से मिलेंगे वो हम जरा जानेंगे। कॉलर कौन है हमारे साथ? सना ने कॉल किया जी। अस्सलाम वालेकुम सना। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सना। टीवी की आवाज बंद कर देनी तो कॉल ड्रॉप हो जाएगी जी। अब पूछिएगा। नहीं मैम, तो मैं उमर साहब से बात, डॉक्टर उमर साहब से बात करना चाहती हूँ। मेरे घुटनों में दर्द होता है बहुत ज्यादा। जी पूछिए। ठीक है, कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री बताइएगा, अपनी उम्र बताइएगा, तकलीफ क्यों होती है? मेरी उम्र तकरीबन 58। ठीक, कुछ पूछना चाहिए? आपने घुटनों के एक्सरे करवाए बीबी? जी एक्सरे करवाए। अच्छा, आपको चलने फिरने में मुश्किल होती होगी? बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, नमाज नहीं पढ़ सकती, चेयर पे बैठ के पढ़ती हूँ, सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकती, बड़ा मुश्किल है, बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा बीबी देखें, इस लाइव शो में तो आपको डिटेल बताना मुश्किल होगा, लेकिन आपकी बातों से यही लग रहा है कि आपके जोड़ के ऊपर जो चिकनी हड्डी है वो घिस रही है, जिसकी वजह से आपको ये पेन हो रहा है। मेरी आपको एडवाइस होगी कि आप एक्सरे के साथ मुझे आके चेक करवा लें, मैं आपको देख लूंगा और फिर मैं आपको सही एडवाइस दे दूंगा कि आपका बेस्ट ट्रीटमेंट इसके लिए क्या होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सना ने हमें कॉल की। और घुटनों का डॉक्टर साहब जो मसाइल हैं वो बड़े कॉमन हमारे यहाँ वो होते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट के बगैर शो में, लेकिन अगर इतनी तकलीफ है तो आपको फौरी तौर पर अपने स्पेशलिस्ट के साथ जनाब रुजू करना चाहिए और फौरी तौर पर जाना चाहिए। डॉक्टर साहब आप हमसे इजाजत भी ले रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा वाइंड अप करें और हमें थोड़ा सा बताएं कि हड्डियों की मजबूती के लिए किस तरह से हम अपने लाइफस्टाइल में बेहतरी कर सकते हैं या कैसे हम इनका ख्याल रख सकते हैं। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। मैं खुद 5 to 6 टाइम्स वीक मेरी ट्रेनिंग लाजमी होती है। सुबह भी 6 o'clock में उठता हूँ, आज भी जाके ट्रेनिंग करता हूँ। 45 नाउ, तो मैं इस एज में भी मेरी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ट्रेनिंग ना की हो। बाकी जो जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने बताया, ओमेगा 3 इज़ वेरी गुड, विटामिन C 1000 में रेगुलर लेता हूँ। यू नीड टू लुक आफ्टर योर हेल्थ। कम खाएं लेकिन अच्छी क्वालिटी का खाना खाएं। मतलब हम लोग बहुत रबिश खाना खाते हैं, बाहर का खाना, थोड़ा खाना खाएं, ज़्यादा नहीं खाएं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का खाना खाएं। एक्सरसाइज रेगुलर करें, स्लीप ज़रूरी है। और अगर आप ओवरवेट हैं, अब BMI के ऊपर कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब ये जरूरी नहीं कि आपका 120 किलो वेट है तो आप अनहेल्दी हैं। असल बात है कि आपके अंदर फैट कितना है। फैट कम हो, मसल बेसिक जितना बढ़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब ड्वेन जॉनसन जो है वो 140 किलो का आदमी है, लेकिन एक उसके जिस्म पे फैट नहीं है, बट ही ट्रेन्स वेरी वेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को समझ आए कि वजन ज्यादा होना नुकसान नहीं है, हाँ। फैट ज्यादा होना नुकसानदेह है। और उसके लिए प्रॉपर चेकअप भी, क्योंकि वो भी हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं है, तो इस वजह से हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअली है क्या या असल और मसला आपने क्या ट्रेनिंग है। करवानी है ट्रेनर से। ये नहीं हो सकता कि आप जिम जाएं और जाके वजन उठाने लग गए। आपको एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट चाहिए जो आपको हेल्प करे ट्रेन करने के लिए। आपके साथ एक प्रॉपर ट्रेनर होना चाहिए। इट्स क्वाइट अ साइंस बिहाइंड इट। इतना आसान नहीं है। और इंजरी प्रिवेंशन आपने करनी है। और सेकंड ये, अगर आपको इंजरी हो जाए तो मेक श्योर करें कि आप दोबारा स्पोर्ट्स ना खेलें। अगर आपकी टांग सूज गई है, अगर आपका कंधा निकल गया, जिस तरह पाकिस्तान में लड़कों के कंधे डिसलोकेट हो जाते हैं और वो 25-25, 30 दफा निकल जाते हैं, फिर वो आके मुझे बोलते हैं कि सर मैं तो 25 दफा रात सोता था और कंधा निकल जाता है। और उसका इलाज वो बेचारे करा ही नहीं पाते, इसलिए कि उन बेचारों को कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है कि शोल्डर डिसलोकेशन के अंदर ट्रीटमेंट कितनी आसान है आज के दौर में, और उसकी कितनी आसानी से हम उसको ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है जी, एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात? सायरा ने कॉल किया जी। अस्सलाम वालेकुम सायरा, क्या पूछेंगे? वालेकुम अस्सलाम जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये डॉक्टर उमर और दूसरा डॉक्टर एनी से। जी जी पूछिए।
एक तो ये कि डॉक्टर उमर से तो ये क्वेश्चन है कि मैं पता करना चाहती हूँ ये कहाँ बैठते हैं, कहाँ जाके इन्हें मैं दिखा सकती हूँ। और डॉक्टर एनी से ये क्वेश्चन है कि अगर विजडम टूथ आ रहा हो तो क्या जरूरी है कि उसको निकलवा दिया जाए अगर वो पेन दे रहा हो तो? ओके जी, ठीक है। जी, मैं लाहौर में नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस लाहौर में बैठता हूँ और आपको अगर कोई मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए तो आप गूगल में मेरा नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं, वरना आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। या नेशनल हॉस्पिटल में भी आप कॉल करके नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस लाहौर आप कॉल करें, वो आपको बता देंगे मेरी टाइमिंग। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर एनी आपके लिए भी सवाल है। अच्छा, जो विजडम है ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो निकलवाना ही पड़ता है। हाँ, अगर आपको ये तकलीफ दे रहा है, अगर ये आपको तंग कर रहा है, कुछ वजूहात से आपको तंग करता है, या तो ये प्रॉपरली इरप्ट नहीं हो रहा होता, आपकी पोजीशन सीधी नहीं होती, लेटी पोजीशन में दांत होता है, सीधी पोजीशन में दांत नहीं आ रहा होता, या आपके जो हड्डी है उसमें जगह कम होती है, जो आपका मैक्सिला है या मैंडिबल है उसमें अगर जगह कम होती है तो फिर वो आते हुए तकलीफ देता है। अदरवाइज कईयों के आते हैं उनको पता भी नहीं चलते किस एज में भी आ गए और विजडम आ जाते हैं। अगर ये आपको तकलीफ दे रहा है तो इसके एक्सरे करवा लें, इसके एग्जामिनेशन करवा लें। ओपीजी एक्सरे होते हैं, कंप्लीट माउथ एक्सरे होते हैं, ऑर्थोपेंटोग्राम, उसके आप एक्सरे करवा लीजिए। उसमें आपकी पूरी लोकेशन आ जाएगी कि आइदर ये इजीली आ जाएगा या ये सर्जिकली रिमूव ही होगा। अगर ये इजीली आने वाला होगा तो वो आपको थोड़ा सा इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन और आपको माउथ वॉशेस दे देंगे, फर्दर थोड़ा ट्रीट कर देंगे, पेन किलर्स दे देंगे। अगर नहीं, बता देंगे डॉक्टर साहब या डेंटिस्ट के पास विजिट करेंगे, वो बता देंगे कि ये नहीं इरप्ट होगा प्रॉपर्ली, आपको तकलीफ ही देगा, तो एनी हाउ उसकी एक्सट्रैक्शंस करवानी पड़ती हैं। इस केस में आप विजडम निकलवा दें। अदरवाइज अगर आपकी मैनेजमेंट पेन की हो जाती है, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं पेन मैनेज हो जाएगा, और अगर आपको पता चल जाएगा एक्सरेज के थ्रू कि दांत ठीक से आ जाएगा और तंग नहीं करेगा तो उसको आने दें। डॉक्टर साहिबा, हमें थोड़ा सा चूंकि अभी बात हो रही, कॉलर्स का भी सवाल था कि जो कॉमन डेंटल प्रॉब्लम है, अगर वो आप थोड़ा सा हमें बताएं कि वो कौन कौन से उसमें तकलीफ होती हैं, कौन कौन से मसाइल होते हैं, तो जरा हमारी डेंटल प्रॉब्लम्स जो है जो कि हमारे पास ज्यादा पेशेंट आते हैं वो सिर्फ आता है दांत के दर्द से ही पेशेंट आता है। और दर्द समटाइम इज अ ब्लेसिंग, पेन इज अ ब्लेसिंग समटाइम, कि आपको दर्द जब तक नहीं होता आप रीच आउट भी नहीं करते डॉक्टर के पास। अच्छा, डॉक्टर के आप अगर जाएंगे अगर जिस तकलीफ से दर्द से, तो वो एक दो से सबसे पहले तो दांत में कीड़ा लगना, डिके या कैविटी का फॉर्म होना, ये एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हमें पता ही नहीं। और जो मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड टूथ है हमारा वो है 6 नंबर का फर्स्ट मोलर, क्योंकि वो इन द एज ऑफ 6 ईयर्स सबसे पहला दांत है जो 6 साल की उम्र में इरप्ट होता है, जो ना जगह लेता है, ना उसकी जगह कोई दांत गिरता है, ना शेड होता है। वो हमें पेरेंट्स को पता नहीं चलता, वो हम उसकी वजह से तकलीफ भी बच्चों नहीं होती क्योंकि वो जगह बहुत होती है उस वक्त, आपके मसूड़े में बहुत जगह होती है। 6 साल में वो आपका फर्स्ट मोलर आता है जो कि परमानेंट होता है, वो लोगों को पता नहीं होता। जब हमारे पास आते हैं तो वो डिके या कैविटी लग चुकी होती है, वो यही कहते हैं कि जी ये तो दूध का दांत है, क्योंकि ना आने की तकलीफ है, ना दांत झड़ा ना गिरा, तो रिप्लेसमेंट का पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं कि शायद डेसिडुअस मेरे टीथ का एक हिस्सा ही है ये। सबसे पहले जो है वो डिके है, जब दांत में कीड़ा लगना, उसमें अर्ली स्टेज पे आ जाएंगे तो फिलिंग से, कॉस्मेटिक्स फिलिंग से, सीमेंट फिलिंग से, व्हाइट फिलिंग से हम उसको ट्रीट करते हैं। अदरवाइज अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, पेन ज्यादा हो, तो वो पल्पाइटस जो है वो पल्प का इन्फेक्शन जो है, इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन, उसके बाद उसमें रूट कैनाल और उसके बाद ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे सोशल मीडिया पर भी हम लोग इस वक्त लाइव है, तो हमारे वहां पर भी काफी सारे सवालात फेसबुक पर और हमें मौसूल हो रहे हैं। तो एक सवाल आया है कि एक 4 साल की बच्ची जिसके दांत में या बहुत पेन रहती है, तो वो क्या वजह है, किस वजह से रात को सोते हुए बच्चे को तकलीफ होती है बहुत ज्यादा, तो वो दांत का मसला हो सकता है, दिन में क्योंकि तकलीफ नहीं हो रही, रात में हो रही है, तो क्या वजह हो सकती है? मोस्टली तो एग्जामिनेशन के बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम ऐसे रैंडमली नहीं कह सकते कि क्यों, मगर एक जो मेन मसला जो मैं पेरेंट्स को हमेशा एड्रेस करती हूँ कि देखिए बच्चा ये बॉटल फीड हम देते हैं, बॉटल फीड देते हैं जो कि रात को बच्चे के मुंह में दूध भी रहेगा, फिर वो आपके फ्लेयर लगा फॉर्म कर देता है दांतों के ऊपर। जारी बात है, खाना पीना है, दूध एक टाइप का खाना है जो आपके ऊपर लेयर बना देता है, उसमें फिर वो डिके की फॉर्मेशन हो जाती है। जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि उसमें शुगर ऐड ना करें। देखिए दूध तो बच्चे पीते हैं, बॉटल फॉर्म में पियेंगे, अब आप बार बार उठ के तो ब्रशिंग नहीं कराएंगे उसको, ठीक है, मगर जो मीठा ऐड करते हैं, जो कि पेशेंट आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब पीता नहीं है, दूध में मीठा ऐड कर देते हैं। उसको कैसे पता है? ये तो हमने उसको डेवलप कराया, चीनी डाल, रूह अफ़ज़ा डाल देते हैं लोग, मतलब लोग ड्रिंक्स डाल देते हैं, फिजी ड्रिंक्स डाल देते हैं, दूध सोडे बना देते हैं। और रात को अगर आप बच्चे को मीठा दें, देन मेक श्योर कि बच्चा उस एज में ब्रश करके ही फिर सोए, अदरवाइज आप उसको रात को मीठा हरगिज
स्पेस मत दें। ब्रेक पे जाए हैं डॉक्टर उमर, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपने हमारी ऑडियंस को दी इस हवाले से। आज के हमारे खास इस टॉपिक के हवाले से जनाब ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, इनसे मजीद गुफ्तगू भी करेंगे, आपकी कॉल्स का सिलसिला भी शामिल करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं खवातीन में कैल्शियम की, विटामिन डी की डिफिशिएंसी होती है और वो इसका तयन नहीं कर पाती और वो आपको लीड कर जाती हैं स्वेयर हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ। डॉक्टर साहब से ज़रा डाइट एंड फूड की और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो हमारी रूटीन का हिस्सा लाजमी होनी चाहिए, स्पेशली कैल्शियम, विटामिन डी, या क्या करना चाहिए इसके लिए। और चेकअप जो है रेगुलर चेकअप के लिए लाजमी, एक तो मैं कहूँगी कि आप लोगों को डॉक्टर के पास लाजमी, बल्कि डॉक्टर के पास नहीं, आप अपना को टेस्ट करवाते हैं विटामिन डी का, आपको डेफिशिएंसी का, कैल्शियम का आपको पता चल जाता है और बड़ी आसान सी कुछ चीज़ें वगैरह हैं वो डॉक्टर सहारा भी आपको बताएंगी। जी सबसे पहले तो मैं उस चीज का नाम लूंगी जो लोग इतना कॉमन नहीं यूज करते, सीड्स। हमारे पास जिन लोगों को डेयरी से प्रॉब्लम है वो सिर्फ अगर अपने स्मूदीज में या अपने सैलड्स में या अपने सूप्स में सीड्स स्प्रिंकल करने, इसमें कोई भी सीड्स आ जाते हैं, तुखमलंगा भी आ जाते हैं इसमें, जो बेसिल सीड्स होते हैं, चिया सीड्स भी आ जाते हैं, सनफ्लावर सीड्स भी आ जाते हैं। नबिहा, अगर सर्दियां हैं तो फ्लैक्स सीड्स आपके पास बहुत अच्छे हैं, गर्मियों में फ्लैक्स सीड्स को अवॉइड करें। आपके पास पंपकिन सीड्स भी आ जाते हैं, यहाँ तक कि आपके पास सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑफ चिया सीड में 80 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम होता है, विच इज अ लॉट माशाल्लाह। ठीक है, तो प्लीज सीड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें और मोर ओवर याद रखें कि बोन्स की हेल्थ के लिए आपके पास मैग्नीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सीड्स आपके पास मैग्नीज में बहुत ज्यादा रिच होते हैं और हमारी बॉडी का जितना भी मैग्नीज है उसमें से 65% का हमारी बोन्स में होता है, 65%। और हमारी बॉडी में जितना भी कैल्शियम है उसमें 99% हमारी बोन्स और टीथ में होता है। तो सोचे कि कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है पूरी करना कितना जरूरी है। फिश, ब्लू सी फिश, ब्लू सी आजकल तो फिश का सीजन है। अब ब्लू सी फिश में आपके पास कौन कौन सी फिश आ जाती है? आपके पास ट्यूना आ जाती है, सार्डिन्स आ जाती है, सैल्मन आ जाती है, कैटफिश आ जाती है। सार्डिन्स खास करके जो मछलियां, हमने मछली भी सिर्फ वो वाली खाते हैं, नहीं होता है और वो भी पकाने का फिर पैटर्न ऐसा है कि फ्राई कर करके मसाले लगा लगा के खाएंगे। और मसाले तो चलो उतना हार्म नहीं करते नबिया जितना फ्राई करना हार्म कर देते हैं। सार्डिन्स का मैं खास करके कहना चाहूंगी, अगर आप उसको हड्डियों के साथ खाते हैं, सिर्फ 3 आउंस सार्डिन्स हड्डियों के साथ 325 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम आपको प्रोवाइड करती है और अगर इसमें से हड्डियां निकाल दे 325-60 मिलीग्राम में चला जाता है। तो सोचे, और इसकी एडिबल बोन्स होती है, एडिबल यानी आप उनको चबा और खा सकते हैं। तो सोचे कि ये कैल्शियम की कितनी अच्छी सोर्स है और ये जितनी भी सारी ब्लू सी फिश है आपके पास, ये विटामिन डी की इतनी अच्छी सोर्स है। तो आपको विटामिन डी भी मिल रहा है, आपको कैल्शियम भी मिल रहा है, आपको मैग्नीशियम भी मिल रहा है, मैग्नीज भी मिल रहा है। दूध जो है आपके पास और जो आपके पास दही है, अभी मैंने प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स की बात की थी, दही में प्रोबायोटिक भी है, दही में कैल्शियम भी है, दही में विटामिन डी भी है, दही में विटामिन के भी। और कोशिश करें कि जो दूध और दही है वो आप फोर्टिफाइड लें। अच्छा, कोई शख्स अगर दूध दही नहीं ले रहा अव्वल तो मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई मत लो, और तो सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप दूध दही और इस तरह इस्तेमाल करें। लेकिन हमारी एज के लोग भी ले सकते हैं प्रोबायोटिक? हमारी एज के लोगों को लेना चाहिए, बल्कि नबिया मैं तो दिन में 2 बार लेती हूँ। वही जैसे मैंने कहा ना, वंस यू हिट 30 यू शुड बी वेरी केयरफुल। अब आपको केयरफुल हो जाना चाहिए बिकॉज आफ्टर 40, यूजुअली हमारे यहाँ पे 45-50 के बाद मीनोपॉज होता है। आफ्टर 40 आपको कभी भी मीनोपॉज हो सकता है। अगर आप इजाजत दें मैं एक छोटा सा टोटका बताना चाहूंगी पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन को अपनी बोन्स और कैल्शियम हड्डियां स्ट्रॉन्ग करने का। इवन के जो खवातीन 40 क्रॉस कर चुकी हैं, इवन 35 भी, वो हफ्ते में कम से कम 3 बार इसको करें। आपने 1 कप जो है दूध लेना है, ठीक है, और आपने लेने हैं 7-5 बादाम, आपने साथ लेना है 1 टीस्पून फेनल सीड्स, फेनल सीड्स आप सौंफ को कहते हैं, 1 टीस्पून आपने तिल लेना है यानी सेसमी सीड्स लेने हैं, 2 आपने हरी इलायची लेनी है, आपने 2 आपने लौंग लेनी है, लौंग का इसमें लौंग सिर्फ फ्लेवर के लिए इसमें, और इसके अलावा आपने 5 मखाने लेने हैं। मखाने आपके पास फॉक्स नट्स को कहते हैं, अच्छे ग्रोसरी स्टोर से मिलते हैं और इसके इतने फायदे, खास करके जो खवातीन प्रेग्नेंट है, चाहे आप किसी भी ट्राइमेस्टर में हैं, मैं आपको रिकमेंड करी हूँ हफ्ते में 3 बार कम से कम आपने ये रेसिपी लेनी है। और जिन लोगों को फर्टिलिटी इश्यूज हैं, पहलवानी के लिए तैयार अगर मैं लूंगी तो मैं तो हो जाऊंगी, कुछ ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं, यू हैव माय वर्ड, ठीक है, एंड यू हैव माय वर्ड, ठीक है, आप मोटे नहीं होंगे। मखाने आपको, जिन लोगों को फर्टिलिटी इश्यूज है, जिनको कंसीव करने का इशू है, उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं, डायबिटिक्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं, जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का इशू है, उनके लिए भी बहुत अच्छे। इसको ग्राइंड करके दूध में मिलाकर उससे नींद इतनी अच्छी आएगी। कॉलर है जी, आरिफ ने कॉल की है, उनका सवाल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ।
कॉल ड्रॉप होगी। जी डॉक्टर सहर। हाँ जी, इसको ग्राइंड करके आपने दूध में ले लेना है और गर्म दूध में कोशिश करें ले, ठीक है। इससे नींद भी जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा अच्छी आती है। एक और मैं थोड़ा सा टोटका देना चाहूंगी, जो आपके पास धनिया होता है बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा 1 टीस्पून धनिया लें, उसको पानी में गर्म करें, ठीक है, 10 मिनट उसको उबालें, उसको छान कर सुबह खाली जो आपने टोटका बताया है अभी, जो हम हमारे यहाँ खाने हम बना रहे होते हैं जिसका कोई फायदा भी नहीं हो रहा होता, रोटी या पराठे चढ़ा रहे होते हैं, वजन भी चढ़ा होता है, तो अगर आप अपनी कोई लंच मील स्किप करते हैं तो हम इसको एज अ ऑल्टरनेट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या इसको एज अ स्नैक ही लेंगे? अच्छा, ये किसी भी मील का रद्द बदल वो कहते हैं उसकी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। ये सिर्फ एक छोटा सा आप समझ रहे हैं कि आपका सप्लीमेंट है, आपकी पावर बूस्टर ड्रिंक है। आपकी जो मील का सप्लीमेंट है वो तो आपका यही हो सकता है ना कि फॉर एग्जांपल आप पूरा सैलेड ले। अच्छा, सोयाबीन के फायदों की मैं बात करना चाहूंगी। और जो टोफू होता है, वो जो चीज जैसा मटेरियल होता है जो आपके पास सोयाबीन से बनता है, वो भी विटामिन डी और कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। इवन कि अगर आप पनीर की एक छोटी सी टिक्की जो है वो दिन में लेते हैं, सबसे अच्छा आपके पास ग्रास फेड काउ चीज होता है। और जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो चेडर चीज ले लें। जो चेडर चीज आपके पास होता है उसमें बिल्कुल भी लैक्टोज नहीं होता, वो आपके पास कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। ये डॉक्टर सहर को आज आने नहीं देना है उमर साहब, और मेरे लिए ये आज स्पेशल डाइट ही आज हमें बताएंगे सारी बातें, क्योंकि मैं इनसे ऑन एयर इतना कुछ नहीं पूछ सकती हूँ और मुझे याद नहीं रहेगा। सो ये अभी आप सोच लें कि ये भी कहीं भी जाने का बोले ना तो हमने इनको जानने नहीं देना, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त आपने अभी टिप्स बताए हैं। और लाजमी तौर पे भाई खवातीन को जो है वो इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। कॉलर है हमारे साथ कोई, आपने बताया अभी। जी, कौन बात कर रहे हैं? जैनब, अस्सलाम वालेकुम जैनब। जी वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक जैनब, आप कैसी हैं और क्या पूछना चाहेंगे? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये डॉक्टर साहब से पूछना है कि ये जो घुटनों के दर्द के लिए अगर एग्जामिनेशन की जाए तो एक्सरे के अलावा कौन कौन से टेस्ट होते हैं? क्या ब्लड सीरम या यूरिन से भी पता चलता है कि किसी चीज़ की डेफिशिएंसी या उसकी ज्यादती की वजह से घुटनों में दर्द हो रहा है? और अगर 45 प्लस हो, यानी मेल या फीमेल हो, खासतौर पर मेल हो, उनके क्यों दर्द शुरू होता है? क्या यूरिक एसिड भी इसमें अहम रोल अदा करता है? क्या यूरिक एसिड का टेस्ट करवा के पता चल सकता है कि जी यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से घुटनों में दर्द हो रहा है? तो मुझे ये क्वेश्चन प्रोग्राम देखिएगा जैनब, आपको ऑन एयर इसका जवाब देते हैं। अच्छा जी, घुटनों के मुतालिक जो सबसे जो बेसिक टेस्ट है वो तो एक्सरे है। उसके में हमें डिटेल, काफ़ी सारी चीज़ों की डिटेल पता चल जाती है। नंबर 2, अगर उससे हमें मज़ीद डिटेल चाहिए सॉफ्ट टिश्यू के बारे में, पट्ठों के बारे में, तो हम उसके लिए MR करते हैं। सो जिन लोगों को स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, जिन लोगों के एक हद से ज़्यादा इंजरीज होती हैं जिनको हमें एक्सरे में मालूम नहीं पड़ता, उसको हम MRI कर लेते हैं। ब्लड के टेस्ट सब करवा सकते हैं। यूरिक एसिड, जी यूरिक एसिड भी ऐड कर सकता है पेन। यूरिक एसिड बॉडी में कहीं पे भी पेन आपको ऐड कर सकता है, लेकिन ख़ासतौर पे जो लोअर लिम्ब है उसमें पेन ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ आपको कि जो सारी घुटनों की जो दर्दें हैं, उन हर दर्द का इलाज सिर्फ सर्जरी भी नहीं है, हर दर्द का इलाज सिर्फ फिजियोथेरेपी भी नहीं है। हर दर्द, बहुत सारी चीज़ें हम अपने पोस्चर से, बहुत सारी चीज़ें हम अपनी डाइट से और बहुत सी चीज़ें थोड़ी सी एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। नंबर 2, हमारे पास जो पेन के पेशेंट्स आते हैं, जैसे उन्होंने जिक्र किया, मेल 45 ईयर से ज़्यादा, हमारे बुजुर्ग घरों में बैठे हैं। अब होता ये कि हमें, अगर हम उनको इन डिटेल घुटने का मुआयना करें तो बाज़ औक़ात घुटने के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती है, घुटने के साइड पे कोई मसल है वो पुल हो गया, कोई मसल खिंच गया। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम घुटने के अंदर को टीका लगाएं, घुटने के अंदर को प्रोसीजर करें। अब थोड़ा सा उसको मैनेज सही तरह से कर लें तो उस जगह, जिस जगह पे जहाँ पे पेन है, उस जगह ऊपर एक छोटा सा इंजेक्शन लगा के उस दर्द को ठीक किया जा सकता है, घुटने के अंदर जाए बगैर। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वो ख़वातीन या वो हमारे घर के लोग जिनको कमर में दर्दें होती हैं, पट्ठों की दर्दें होती हैं, पट्ठों में खिंचाव शुरू हो जाता है, का जो शोल्डर में पेन शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी हम छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, जिसमें बगैर ऑपरेशन हो, बगैर सुन किए, बगैर बेहोश किए, थोड़ी सी एक्सरसाइज के साथ कॉम्बिनेशन से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। क्योंकि आजकल का जो दौर है वो सर्जरी आखिर लिमिट में जाके करनी चाहिए। उससे पहले हमारे पास बहुत सारी चीज़ें डाइट से शुरू करके एक्सरसाइज तक अवेलेबल है, जिससे हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपना खुद ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप खुद अपना ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत सारी दर्दें, तकलीफें नहीं होंगी और आप उससे बच सकेंगे। बिल्कुल सर, हमारे सारे जितने भी पैनलिस्ट, अभी डॉक्टर उमर भी थे, हमारे बाकी की जो बैलेंस है डॉक्टर रानी, उसका होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जिसको हम इग्नोर
नहीं कर सकते हैं, और बदकिस्मती या अलमिया ये है कि हम उसी को मुसलसल इग्नोर किए जा रहे होते हैं। इस तरह से डॉक्टर उमर ने भी बार बार यही बात की कि आप एक्सरसाइज से उन्होंने फोकस किया, अपनी एक्सरसाइज का पैटर्न रूटीन भी उन्होंने नौबत, और प्लस डाइट की कुछ ऐसी चीजें कि कुदरत ने जो आपको दी हुई हैं हम उससे दूर हट रहे हैं, और इतनी जो जंक फूड और जो आर्टिफिशियल टिन फूड हम उन चीजों की तरफ हम जा रहे हैं जिसकी वजह से डॉक्टर साहब इतनी बीमारियां। डॉक्टर एनी ने भी इतनी डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी डाइट बताई है, लेकिन में से 99% ऑर्गेनिक चीजें हैं, हमारे इर्द गिर्द चीजें पड़ी हुई हैं और हम उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम टिन फूड और बाकी चीजें ले रहे हैं। सिर्फ यही जो इस्तेमाल जैसे इनकी वो डाइट बना लें, सीड्स आपने बताया, जो नट्स आपने बताया, मेरे ख्याल से कि अभी तो विंटर से आपके घर में आपके सिटिंग एरिया में जार्स मौजूद हो जहां पे आपने उनको फिल किया हो मुख्तलिफ नट्स से, और बच्चे भी बड़े भी आते जाते, जरा बड़े थोड़ी एहतियात के साथ, लेकिन बच्चे तो इसका डेफिनेटली अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो आपका जो हमने बच्चों को डिफरेंट ब्रांड्स के हमने चिप्स पकवाए हुए हैं, चॉकलेट्स रखी हुई हैं, ये चीजें उनके लिए बिल्कुल अनहेल्थी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नट्स अपने बच्चों को अगर उस पे लगाएंगे तो मेरे ख्याल से उससे बेहतरीन और चॉकलेट जो नबिहा मैं ऐड करना चाहूंगी चिप्स में, क्योंकि सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, वो सारे खाने इंक्लूडिंग जो चाइनीज के शौकीन लोग हैं, क्योंकि चाइनीज पे सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, एमएसजी उसमें बहुत ज्यादा होता है, वो बॉडी से नमक का ज्यादा इस्तेमाल कैल्शियम को, वो कैल्शियम को बॉडी से फ्लश आउट करता है। दिन में आपका 2300 मिलीग्राम से ऊपर नमक का इंटेक नहीं होना चाहिए। उसी तरह जो आपके पास शुगर है वो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ाता है, और कॉर्टिसोल भी कैल्शियम का जज़ब होना और उसकी बॉडियों में जो हड्डियों में एसिमिलेशन है, यानी उसका जो हड्डियों में इकट्ठे होना है, उसको कम कर देता है। इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहूंगी, वैसे तो पालक कैल्शियम के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन पालक को थोड़ा सा हमेशा पका के खाएं, वरना पालक में केमिकल होता है जिसको आप ऑक्सलेट कहते हैं, वो कैल्शियम के साथ जुड़ जाते हैं और कैल्शियम को हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं होने देता। और दालें हालांकि कैल्शियम की बहुत अच्छी सोर्स है, दालों को पूरी रात हमेशा पानी में भिगोते हैं, इसलिए दालों और चनों को, और उसके बाद सुबह उसको खाते हैं। अगर आप नहीं भिगोएंगे और आप खाएंगे, आपको उससे कैल्शियम नहीं मिलेगा, उसके ऊपर का जो सब्सटेंस है फाइटिक एसिड, वो बॉडी में कैल्शियम को नहीं जाने देगा। ठीक है, तो कॉलर डॉक्टर साहिबा मलिहा ने कॉल किया, तो मलिहा का सवाल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिहा, क्या हाल है? हेलो जी मलिहा, टीवी की आवाज कम कीजिएगा और पूछिएगा। नहीं, मेरी टीवी की आवाज तो ऑफ है, मुझे ये डॉक्टर साहब से बात करनी है जो डेंटिस्ट है। बिल्कुल कीजिए। मेरे मुंह में एक सिस्ट है, उसमें कोई पेन नहीं है, मैं गरम भी खाती हूँ, मसाला भी खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, लेकिन वो मुझे पता करना है कि वो क्यों है। मैंने डॉक्टर्स को चेकअप करवाया है, वो ये कहते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसे टेस्ट वगैरह मुझे बताएं, या इसके लिए क्या मैं यूज़ करूँ मेडिसिन या इसका। अच्छा मलिहा कॉल पे रहे, मुझे बताएं कि जो सिस्ट है उसमें वो पेनलेस है कि पेनफुल है? पेनलेस है, बिल्कुल नहीं पता चलता। गाल की तरफ है कि जबान पर है? गाल की तरफ भी नहीं है, जबान पे भी नहीं है। हाँ। ये जो फ्रंट आपकी चिन होती है ना, इस साइड पे है मेरी, अंदर की तरफ। हाँ जी, लेबियल साइड पे। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर कोई ऐसा आप माउथ वॉश ऐसा एक्सेस तो नहीं कोई यूज करें विदाउट डाइल्यूशन के? माउथ वॉशेस का इस्तेमाल ज्यादा तो नहीं है आपकी रूटीन में? नहीं, माउथ वॉश नहीं कर रही मैं। या कोई सॉल्ट ऐड करके तो नहीं, या पानी की कुलियां करती ज्यादा, या कोई ब्रशिंग हार्ड तो नहीं आपकी हो रही? नहीं। अच्छा, इसकी एग्जामिनेशन करवाएं, क्या ये दाना सा बन जाता है? अपीयरेंस कैसी है इसकी, व्हाइटिश है कि क्या है? व्हाइटिश भी नहीं है, वो फील अगर मैं फिंगर लगाती हूँ तो फील होती है, वैसे फील भी नहीं होती। हाँ। और ये है कि सॉरी, मे बी वो डेड मास हो कोई आपका, कोई बाज़ औक़ात को डेड मास इकट्ठा हो जाता है। नहीं, वो प्रॉपर फील होती है जब मैं फिंगर लगाती हूँ। अच्छा, आप उसकी एग्जामिनेशन करवा ले, अगर उसमें जरूरत होगी तो एस्पायरेशन कर देंगे, बायोप्सी टाइप जिसे कहते हैं, या उसका कट करके पीस ले लेंगे एग्जामिनेशन के लिए कि वो किस तरह की बेनाइन है या किस तरह की वो सिस्ट है। अच्छा। हाँ, उसकी एग्जामिनेशन प्रॉपर लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पेनलेस है, दर्द नहीं करी, तो थोड़ा सा ये भी इंडिकेशन है कि आप इसको प्रॉपर चेक करें। बहुत शुक्रिया मलिहा, आपने कॉल की। ब्रेक प्रोग्राम में लेने का वक्त हो रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जनाब प्रोग्राम को एंड की तरफ भी बढ़ेंगे और आपकी कॉल्स का सिलसिला भी शामिल करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आपको ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर एरी से ज़रा बच्चों के दांत और बड़ों के भी, बल्कि मैं कहती हूँ कि ये इतनी ज़रूरी है इसके ऊपर बात करना, और ये एक ऐसे हमारा बॉडी पार्ट है जिसको हम इतना इग्नोर कर रहे होते हैं। कोई भी पेन हो, ब्लड आए तो हम
एंड तक डॉक्टर के पास पता नहीं जाना पसंद नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा एक तो हमारी ऑडियंस को जरा बताएं कि कितना जरूरी होता है अगर आपके दांत से खून आता है तो क्या ये किसी किस्म की कोई इंडिकेशन है? गम से ब्लीडिंग होना इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा। वो क्यों होती है? लैक ऑफ सफाई नहीं करते। हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है दांतों की सफाई का। सिर्फ सफाई के अलावा फिर हमारे फूड ऐसे हम स्टिकी क्यों हम खा रहे हैं आजकल ऐसे खाने जो स्टिकी फूड है। पहले हम ग्रेन्स खाते थे। डॉक्टर सहर एग्री करेंगी, भुट्टे, गच्चक, जिससे हमारी बोन की ग्रोथ होती थी। ठीक है, गाजरें, अब तो हमने अपने बच्चों को भी मरीज बना दिया है। आई एम वेरी सॉरी टू से, हम हर चीज को काट के पीसेस करके बच्चों के मुंह में डाल देते हैं। हमारा बस नहीं चलता तो हम शायद चबा के भी दे दें कि इतनी भी मेहनत वो ना करें। मगर दिस इज वेरी रॉन्ग। अब जो दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं जो हमारे, क्योंकि आई एम एन ऑर्थोडोंटिस्ट, मेरे पास लोग आते हैं कि बच्चों के दांत टेढ़े क्यों हो रहे हैं? टेढ़े इसलिए हो रहे हैं कि हमने बच्चों को इतनी सॉफ्ट डाइट पे डाल दी है। पिज्जा, बर्गर, दे ऑल आर मेड विद फ्लोर। पता है, डॉक्टर सहर एग्री करेंगी कि मैदा आपके दांतों को ना सिर्फ एक तो हड्डियों को वीक करता है, ऊपर से दांतों की हेल्थ को भी वीक करता है। मसूड़े से अगर खून आ रहा है तो उसका पहले रूट कॉज पता करें। वो आपके घर में आपके मंजन, आपके कोई भी चीज़ें आपको नहीं करेंगी। जो कोई कहता है जी ये कर लो वो कर लो, आप एक मतलब डेंटिस्ट को चेकअप जरूर कराएं। आपका मे भी वो ज़्यादा इशू ना हो, कोई इन्फ्लेमेशन हो किसी वजह से, कोई पॉकेटिंग हो जाती है, इंटरडेंटल स्पेसेस फॉर्मेशन हो जाती है, जहाँ खाना फंसने से गैप बन जाता है, वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बच्चों के दांत का जो टेढ़ेपन का मसला होता है, ये क्या जेनेटिकली होता है, ये किसी वजह से होता है या ये क्यों होता है? डेंटल प्रॉब्लम मैं जेनेटिक्स हर जगह होती है। जेनेटिक्स में हमारा स्ट्रांगली बिलीव है। बाल, दांत, नाखून, कद, हर चीज हमारा, मोटापा, मतलब वो कहते हैं कि मगर कुछ चीजें आपके अपने हाथ में भी होती है। जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है, मगर अदरवाइज हमने बच्चों को एक जो आजकल चीजें हैं कि बच्चों के दांत खुद से नहीं टूटते। हाँ। पहले हमारे दांत एक एज 5 से 6 साल की उम्र में दांत गिर जाते थे, हिलने लग जाते थे। लोग धागा निकाल के, पुराने टोटके होते थे, तोड़ लेकर निकाल लिया कर। अब मेरे पास कई पेशेंट आते हैं विद द एज ऑफ 7, पीछे से दांत इरप्ट हो रहे होते हैं मगर डेसिडस उनके बिल्कुल स्टिक होते हैं। हालांकि जो दूध की दांत है उसकी जड़ भी नहीं होती, वो सिर्फ गम में अटैच होता है, मसूड़े में, वो भी नहीं हिलता। मतलब हम उतना भी प्रेशर नहीं डाल रहे अपने दांतों के ऊपर। और एक जो हमारे दांतों के ऊपर जब हमारे दांत ग्रो होते हैं तो हमारे दांतों के ऊपर एक डब्ल्यू बना होता है। आप देखेंगे बच्चों के दांतों पे जब वो इरप्ट होते हैं उनके परमानेंट, तो वो मैमलियंस कहते हैं उसको, वो डब्ल्यू टाइप शेप होती है, वो हमारी जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। हम जब उससे कटिंग करते हैं, वो हमारे कटिंग के दांतों के होल्ड करने में, एप्पल्स खाने में, गाजरें खाने में। मैंने 24 इयर्स का एक पेशेंट मेरे पास आया कि उसके जो कि मैमलियंस वैनिश आउट नहीं हुए थे। देखा तुम खाते क्या होता है, वाज ऑन सॉफ्ट डाइट। उसने कभी एप्पल नहीं खाया। वो कहता है एप्पल भी हम काट के फोर्क से लगा के, तो वो आप इस तरीके से खाएंगे तो आप कैसे हेल्थी करेंगे अपने आप? बिल्कुल। डॉक्टर शहजाद, जाने से पहले अगर लास्ट कमेंट्स हमारी ऑडियंस को अगर आप शेयर करने शॉर्टली, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है, फिर डॉक्टर सहर। देखिए जी, मैं तमाम दर्दों की जो जड़ है वो हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट और खाने और सोने का प्रॉपर टाइम नहीं है। आप ये काम करें, अपनी एक्सरसाइज थोड़ी सी करें, डाइट प्रॉपर लें, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी हमने मसल पेन से, मसल वीकनेस से ये हमारी जान छूट सकती है, या बड़ी जल्दी कंट्रोल हो सकते हैं, या इतना ज़्यादा ना बढ़े कि आगे आपको किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़े या आपको किसी लंबे चौड़े ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े। डॉक्टर साहब जी, 100 बातों की एक बात कि ईट गॉड मेड फूड्स, मैन मेड फूड्स जो हैं वो मत खाएं, सनलाइट लें, एक्सरसाइज करें और प्याज और लहसुन कहना भूल गई थी वो भी खाएं। और ये आज डॉक्टर साहा ने जो सारी बातें बताई हैं, ये जो हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने, उनको आपने फॉलो भी करना है। सिर्फ अभी मैं भी बहुत सारी चीजें ना लिख रही थी साथ साथ कि अच्छा अभी ये जाकर अभी वापसी पे शॉपिंग करूंगी, ग्रोसरी करूंगी, तो वो लिखना नहीं है, सिर्फ उसको वाकई ही आपने प्रैक्टिकली। सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज एक ऐड करूंगी कि डेंटिस्ट को साल में एक दफा विजिट जरूर लाजमी विजिट करें। बिल्कुल। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आई होप आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।